क्योंकि दुनिया भर में आज की तारीख में कोविड के साथ भारत का नाम जुड़ गया है। दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने भारत से आवाजाही बंद कर दी है। India is being ravaged by a second wave of COVID-19, which is accelerating faster than anywhere else in the world. दोस्तों, एक दिन में 3.5 लाख से ज्यादा केस, इतनी बड़ी तादाद में संक्रमितों की संख्या इससे पहले दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुई। In the last 24 hours alone, more than 2,000 people have died and nearly 300,000 new cases have been reported. 300,000 new cases have been reported. और उससे जो लड़ने के उपाय भारत लगातार खोज रहा है और जो मुश्किल हालात है, उसकी हर तस्वीर दुनिया के अलग अलग अखबारों में, अलग अलग पत्रिकाओं में, अलग अलग न्यूज चैनलों पर रिपोर्ट के जरिए रेंग रही है। इन 2 दर्जन देशों ने अपने देश के नागरिकों को कह दिया है वो भारत ना जाए, और भारत से अगर बीते 14 दिनों में कोई भी वहां पर पहुंचा है तो उसे सख्त रिस्ट्रिक्शन का पालन उससे करवाया जा रहा है। यह वह परिस्थिति है जिसमें इस बात का जिक्र बार बार हो रहा था कि दूसरी लहर आएगी। तो ऐसे में सवाल यह है कि जिस वक्त पहली लहर भारत में आई थी, जिस वक्त पहली बार भारत में लॉकडाउन लगाया गया था, जिस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीएम केयर फंड को लाया गया सामने, और उसके बाद ही दुनिया के अलग अलग देशों को भारत ने भी वैक्सीन के जरिए मदद भी की, कुछ दवाइयां भेजी। यह सारी परिस्थितियों के बीच में भारत अपनी परिस्थितियों के साथ कैसे जूझ रहा था, हमें लगता है कि आज इसे समझने की जरूरत है। इसे समझने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि दुनिया भर में आज की तारीख में कोविड के साथ भारत का नाम जुड़ गया है, और भारत के ही लोग दुनिया भर के अलग अलग देशों में करोड़ों की तादाद में रहते हैं। तो उन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक या एनआरआईज जो भी होंगे, वह क्या सोच रहे होंगे, दुनिया के अलग अलग देशों में भारत को लेकर कैसी रिपोर्टें दर्ज की जा रही है, ये सारे सवाल हर के जहन में आने चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में दुनिया भर में भारत के तकरीबन 1,34,60,000 एनआरआई है, 1,86,83,000 पीआईओ है, यानी जो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं। दोनों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन 3.25 करोड़ लोग दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के रह रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने भारत पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए और भारत मौजूदा वक्त में दुनिया की खबरों में सुर्खियां बने हुए हैं, इन बातों का जिक्र हम शुरू करें उससे पहले हमें लगता है कि 28 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बैठक हुई। वर्चुअल तरीके से दुनिया के तमाम नेताओं ने अपने अपने देश में जो भी कोविड को लेकर काम किए गए, जो भी मेडिकल स्ट्रक्चर बनाया गया, कोविड से लड़ने के लिए जो भी संसाधन जिस भी रूप में रखे गए, इसका जिक्र हर किसी ने किया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली उस दौर में उनको भाषण के लिए इनवाइट किया गया। और 28 जनवरी बीते हुए बहुत दिन हुए नहीं है, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, हमें लगता है आज सबसे पहले उसे सुन लीजिए, क्योंकि जनवरी 28 को भी इस देश को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में जो तबाही आने वाली है, जो महामारी पैर पसारने वाली है, और हमारे यहां का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन और वैक्सीन तक की परिस्थितियों से यह देश कैसे जूझेगा, इसकी दिशा में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ भी कहें, लगभग 1.5-2 मिनट के इस भाषण के हिस्से को पहले आप सुनिए। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही, तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया। भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। तो जरा कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर गए जनवरी के महीने में, और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया के तमाम विकसित देशों की मौजूदगी थी। आज वो सभी विकसित देशों ने भारत से आवाजाही बंद कर रखी है, भारत को मदद भी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा हम भी मदद करेंगे, क्योंकि भारत ने एक वक्त हमें भी मुश्किल हालातों से निकाला है। रूस मदद कर रहा है, ब्रिटेन मदद कर रहा है, फ्रांस मदद कर रहा है, दुबई से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लाए जा रहे हैं, सिंगापुर से ऑक्सीजन लाया जा रहा है। दुनिया के तमाम देश अपने अपने तरीके से मदद करने के लिए आगे भारत की आय जरूर है। लेकिन क्या यहां पर एक बात का जिक्र किया जा सकता है, क्या वाकई इसका अंदेशा नहीं था, या इस देश के भीतर में सिर्फ हम लोग तत्काल को जीते हैं और इस देश के भीतर में रिसर्च का काम पूरे तरीके से बंद हो गया है। R&D को लेकर जो भी खर्चा होता था, उस खर्चे पर भी अब लगाम लग चुकी है।
तो कोई जब रिसर्च ही नहीं होगा तो आने वाले वक्त में जिन परिस्थितियों से जूझना है उसको लेकर कैसे कोई सामना करेगा, क्या इसकी कोई जानकारी नहीं रखी जा सकती है? आज इस बात का जिक्र करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जब पीएम केयर फंड बनाया गया था तो उसको लेकर उसका खर्चा कहां पर होगा, 18 मई 2020 को प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं भास्कर कुलबे साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी हेल्थ मिनिस्ट्री को 18 मई 2020 को। उसमें उन्होंने खुले तौर पर इसका जिक्र किया था कि लगभग 3100 करोड़ रुपए कोविड से लड़ने के लिए पीएम केयर्स का खर्चा किया जाएगा। उसमें से तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का सिर्फ वेंटिलेटर लाया जाएगा और इसके जरिए वेंटिलेटर की संख्या बताई गई थी 50,000 वेंटिलेटर लाए जाएंगे। लेकिन सोचिए, पीएम केयर फंड, उस पर चंद लोगों की निगरानी होती है, उसको लेकर सीएजी कोई रिपोर्ट, कोई अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं बता सकता है। इस देश के भीतर में किसी को जानने का हक नहीं था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आरटीआई की गई, कुछ आरटीआई के जरिए और एक आखिरी आरटीआई बीबीसी के जरिए हुई और बीबीसी के कीर्ति दुबे ने बड़ी शानदार एक रिपोर्ट भी फाइल की है। हमें लगता है उसे भी देखना चाहिए। और जो आरटीआई इस दौर में निकल कर आ रही थी अलग अलग जगहों पे, दुनिया के अलग अलग पत्रिकाओं में भी भारत के पीएम केयर्स को लेकर रिपोर्ट छप रही थी। लेकिन आज जरा समझने की कोशिश कीजिए, जिस वेंटिलेटर को लेकर दुविधा मार्च 2020 में थी, 2021 के अप्रैल में उसकी क्या स्थिति है, जबकि पीएम केयर फंड का 2000 करोड़ रुपया 50,000 वेंटिलेटर को लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया था, हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर लिख दिया गया था। यह सारी चीजें बतलाती है कि जो महामारी की परिस्थितियों से भारत जूझ रहा है उसमें भी ईमानदारी नहीं बची है क्या, या उसमें भी कहीं कमीशन चाहिए, कहीं पैसा चाहिए, कहीं पैसा बटोरने की परिस्थिति है क्या? ये सारे सवाल हैं। और इन सारे सवालों के साथ अगला सवाल यह है कि आखिर में वेंटिलेटर लगे कितने, और जो वेंटिलेटर लगे वो काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसकी अलग अलग जानकारी निकल कर आई। खासतौर से जिन राज्यों में ये वेंटिलेटर दिया जाना था वहां की स्थिति बड़ी नाजुक है। उसमें ऐसे राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल का राज्य है, जो बिहार है, जो खासतौर से उत्तर प्रदेश है, जो राजस्थान है, इन जगहों पर इन वेंटिलेटर्स को लगाना था। डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि इस देश के भीतर में लगभग 48,000 वेंटिलेटर पहले से थे, उससे काम नहीं चल पा रहा था क्योंकि आईसीयू बेड जो है वो 95,000 है। तो सरकार ये मानकर चल रही थी कम से कम हर आईसीयू बेड के साथ वेंटिलेटर तो होना चाहिए। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में इसकी व्यवस्था की गई और इस बात का जिक्र किया गया कि हां, सबको किसी ना किसी रूप में। यहां एक जानकारी हमको लगता है आपको और देनी चाहिए कि जो बीईएल जिसको था, एक वक्त में यह भी कहा जा रहा था कि किसी भी हालत में जो एचएलएल है, हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड है, इसका निजीकरण कर दिया जाए। 2018 फरवरी के महीने में, याद कीजिए, इसको भी प्राइवेटाइजेशन करने का जोर था। वो तो हेल्थ मिनिस्ट्री अड़ गई कि नहीं नहीं अभी करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने विरोध किया तो नहीं हो पाया। तो मेडिकल सेक्टर का भी अगर निजीकरण कर दिया जाता तो क्या होता, क्योंकि जो बीईएल कंपनी है वो सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, जिसको 30,000 वेंटिलेटर बनाने थे। उसने जो वेंटिलेटर सौंप दिए उनकी तादाद लगभग 24,332 है। पीएसयू ने ही बना के दिया, आखिर में 30,000 में से 24,000 बना दिए। एलाइड ने भी 350 बना दिए। जो नोएडा की कंपनी थी आगवा हेल्थ केयर, उसको 10,000 का ऑर्डर था, उसने 5,000 बनाया। लेकिन अब अगला सवाल था कि क्या वाकई ये तमाम जगहों पर जो भी लग गए क्या ये काम कर रहे हैं? बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आई। गया का अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज 30 वेंटिलेटर मिले, चालू नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा है बताते हैं। दरभंगा के मेडिकल कॉलेज को 40 वेंटिलेटर मिले, सुपौल सदर अस्पताल को 6 वेंटिलेटर मिले। इन तमाम जगहों पर इसलिए नहीं ले पाया कि हर जगह कुछ ना कुछ मुश्किल थी। कहीं कुछ सॉफ्टवेयर की मुश्किल थी, कहीं इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, कहीं प्रेशर ड्रॉप कर जा रहा था, और इस तरह से कोई ट्रेनिंग देने वाला वहां था ही नहीं। तो इन जगहों पर ये वेंटिलेटर भी बहुत कम लग पाए। लखनऊ के ही लोग बंधु अस्पताल में जिक्र कीजिएगा, या राजस्थान को 1,500 वेंटिलेटर मिले, 70% लगभग इंस्टॉल ही नहीं हो पाए हैं। सब जगह वही मुश्किल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब है। एक, इस देश के भीतर में रिसर्च पूरी तरीके से बंद हो गया है। आने वाले वक्त में हमें किस तरीके से काम करना है और कोई मुश्किल आएगी तो उससे कैसे उसका निदान करना है, इसको लेकर कोई ट्रेनिंग नहीं है। प्लानिंग कमीशन को नेहरू ने इसीलिए बनाया था कि उसके जरिए एक रिसर्च होता था 5 साल का, और आने वाले 5 साल को लेकर एक तैयारी शुरू होती थी। हमने उसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया, और इन मीटिंगों में नीति आयोग की मौजूदगी भी रही। नीति आयोग किसी भी कॉर्पोरेट के किसी सीईओ के दफ्तर की तर्ज पर काम करता है, तो आप क्या करेंगे? यानी रिसर्च हो नहीं रहा, यूनिवर्सिटी के लेवल पर नहीं हो रहा है, आईआईटी के लेवल पे नहीं हो रहा है, आईएम के लेवल पे नहीं हो रहा है, मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च, पैसा नहीं है, बजट नहीं है हमारे पास। रिसर्च के लिए सबसे कम बजट है।
अगर आप हायर एजुकेशन का भी बजट देखना शुरू करेंगे तो साल दर साल जब आप देखेंगे तो आपको बहुत साफ तौर पर दिखाई देगा कि रिसर्च विंग के लिए पैसा भारत में नहीं बच पा रहा है। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में पीएचडी नहीं हो पा रही है। पीएचडी की मापदंड यह होती है कि दुनिया के बाजार में कितने विषयों को लेकर आपने पेटेंट कराने की स्थिति को पैदा किया। हम लोग पेटेंट की स्थिति में भी पिछड़ते चले जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे तो गर्व के साथ कह रहे थे कि हमने कोविड से लड़ाई कितने शानदार तरीके से लड़ी। जनवरी के महीने में जानकारी 2020 की दे रहे थे, लेकिन जनवरी के महीने के बाद आज अप्रैल के महीने में क्या उस भाषण को कोई दोहरा सकता है जिसका हमने बीच में दिखाया और जिक्र कर दिया? इसका मतलब है कि आंखें बंद कर ली जाती हैं। मुश्किल हालात से कैसे आने वाले वक्त में जूझना है इसको लेकर कोई ध्यान नहीं देता है। और शायद यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि पूरा देश सिर्फ तत्काल में जी रहा है, आज का जीवन जी रहा है, कल क्या होगा नहीं पता है। आज की बैठक, आज की मीटिंग, आज के संवाद वही हेडलाइन है, कल वो हेडलाइन भी बदल जाती है। यह मुश्किल स्थिति इस देश के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।